कुछ लड़कियों को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि एक दिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस की ही वजह से वो पूरी तरीके से फंस जाती है। क्योंकि आज की भी कहानी में उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रीति के साथ भी कुछ ऐसी होता है। दरअसल प्रीति को अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जब चाहे अपने आशिक से शादी कर सकती है, लेकिन शायद प्रीति को ये नहीं मालूम था कि उसका आशिक एक मगरमच्छ है। दरअसल इस कहानी का भी अंत बिल्कुल वैसे ही होता है जिसका पहले से ही डर था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है चकेरी। चकेरी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है नेताजी नगर और इसी नेताजी नगर इलाके की रहने वाली है मंजू गुप्ता, जो अपने पति किशन गुप्ता के साथ रहती है। बात कर रहा हूँ मैं 27 जुलाई 2018 की सुबह। दरअसल 27 जुलाई 2018 को सुबह इसी चकेरी थाने में एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा जो लोगों की परेशानियों को सुन रहे थे, और जब इस बात की जानकारी मंजू को मालूम चलता है, मंजू भी अपने पति को लेकर चकेरी थाने में पहुंच जाती है और फिर अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब मंजू अपने पति के साथ एसएसपी साहब के सामने जाती है तो अपने हाथ जोड़ करके रोते हुए एसएसपी साहब से कहती है कि साहब हमारी मदद कीजिए। मंजू एसएसपी साहब से कहती है कि साहब हमारी एक बेटी है जिसका नाम है प्रीति, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल के आसपास। दरअसल हमारी बेटी प्रीति जो पिछले 2 सालों से लापता है और हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बाबूपुरवा थाने में भी दर्ज कराई है, लेकिन वहाँ की पुलिस ना तो मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही है और ना ही मेरी बात सुन रही है। मंजू जब ये सारी बातें एसएसपी साहब से बताती है, उसके बाद से एसएसपी साहब भी दोनों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हमसे जो कुछ भी होगा हम करने की कोशिश करेंगे, आप लोग घर चाहिए। उसके बाद से मंजू अपने पति के साथ वापस घर तो चली आती है, लेकिन इस बार भी मंजू को अपने आप पे यकीन नहीं होता है कि पुलिस उसकी कोई मदद कर पाएगी। दरअसल इससे पहले जो बाबूपुरवा थाने में कई सारे अधिकारी आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी प्रीति को ढूंढने की कोशिश नहीं किया था। मंजू अपने पति के साथ घर वापस तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद से एसएसपी साहब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हैं और इस केस को इसी चकेरी थाना के थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के हवाले कर देते हैं। अभिषेक सिंह इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले प्रीति का फाइल बाबूपुरवा थाने से मंगाते हैं और फिर उसकी गहराई से स्टडी करते हैं। दरअसल स्टडी करने के बाद मालूम चलता है कि प्रीति को लापता हुए लगभग 2 साल हो चुका है और इन 2 सालों के अंदर बाबूपुरवा थाने में कई सारे अधिकारी आकर के जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी प्रीति को ढूंढने की कोशिश नहीं किया था। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह जब प्रीति की फाइल को पढ़ते हैं, उसके बाद से प्रीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए फिर से प्रीति के माता पिता को थाने में बुलाते हैं और फिर उनसे प्रीति के बारे में पूछताछ करते हैं कि प्रीति कब गायब हुई थी और कहां से गायब हुई थी। इस पे मंजू पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि सब 27 जुलाई 2016 को इसी बाबूपुरवा थाने की पुलिस हमारी बेटी को लेकर के उर्सला हॉस्पिटल गई थी मेडिकल जाँच कराने के लिए, लेकिन उसके बाद से मेरी बेटी कभी घर ही वापस नहीं आई। दरअसल उसके बाद से हमने अपनी बेटी को हर जगहों पर ढूंढने की कोशिश की है और जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, आखिरकार 25 नवंबर 2016 को इसी बाबूपुरवा थाने में जाकर हमने अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, लेकिन उसके बाद से पुलिस ना तो मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश की और ना ही हमारी बात सुनने की कोशिश की। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मंजू जब ये सारी बातें थाना प्रभारी से बताती है, उसके बाद से थाना प्रभारी अभिषेक सिंह फिर से मंजू से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पे मंजू 2 लोगों का नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम है रितेंद्र सिंह उर्फ बउआ ठाकुर और दूसरा उसी का दोस्त है अनुज सिंह। जब इन दोनों का नाम बता देती है, उसके बाद से पुलिस इन दोनों के बारे में पता लगाती है। सबसे पहले पुलिस जो बउआ ठाकुर के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि बउआ ठाकुर जो शिवकटरा का रहने वाला है और अपने इलाके का काफ़ी दबंग व्यक्ति है। दरअसल बउआ ठाकुर जो अपने कॉलेज का छात्र का नेता भी रह चुका है
और फिलहाल प्रॉपर्टी डीलिंग का तो काम करता ही है, साथ ही साथ एक वकील भी है। उसके बाद से पुलिस अब बउआ ठाकुर के दोस्त अनुज के बारे में पता करती है तो मालूम चलता कि अनुज जो केडीए कॉलोनी का रहने वाला है और अपना खुद का ट्रैवल एजेंसी चलाता है। दरअसल अनुज भी जो कि अपने इलाके का काफ़ी दबंग व्यक्ति है और राजनीतिक पार्टियों के साथ उसका उठना बैठना भी है। दरअसल बउआ ठाकुर और अनुज के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ उठते बैठते भी हैं और दारू शराब भी पीते हैं। इन दोनों के बारे में पुलिस को जब मालूम चल जाता है, उसके बाद से पुलिस अब पिंकी के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। दरअसल 27 जुलाई 2016 को पिंकी जब गायब हुई थी और उस दिन पिंकी ने जिन जिन नंबरों पर बातचीत किया था, पुलिस उन तमाम लोगों को थाने में बुलाती है और फिर सबसे बारी बारी से पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस जब उन तमाम व्यक्तियों से बारी बारी से थाने में बुला करके पूछताछ करती है, तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि सब 27 जुलाई 2016 को शाम के वक्त मैंने पिंकी को बउआ ठाकुर और उसके दोस्त अनुज के साथ गाड़ी में श्यामनगर हाईवे के पुल के नीचे देखा था। हालांकि पुलिस जब प्रीति के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता कि 27 जुलाई 2016 को प्रीति जिस दिन गायब हुई थी, दरअसल उसी दिन ही शाम के वक्त प्रीति, बउआ ठाकुर और अनुज का मोबाइल तीनों का लोकेशन एक साथ ही नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि थोड़ी देर के बाद इन तीनों का मोबाइल भी एक ही लोकेशन पे स्विच ऑफ भी हो चुका था। दरअसल इस तरह का जब डिटेल्स मिलता है तो पुलिस को लगता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति भी जब थाने में इन तीनों को एक साथ होने की जब कहता है, इस वजह से पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि प्रीति के बारे में बउआ ठाकुर और अनुज सिंह ये दोनों जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक तो चला जाता है, लेकिन इनके ऊपर हाथ डालने में पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बउआ ठाकुर कोई आसान व्यक्ति नहीं था। इसीलिए पुलिस अब इनको थाने में लाकर इनसे पूछताछ करने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत 25 अगस्त 2018 को पुलिस अपनी टीम के साथ सबसे पहले अनुज सिंह के घर केडीए कॉलोनी में जाती है और फिर अनुज को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब अनुज को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब अनुज से प्रीति के बारे में पूछताछ करती है तो अनुज पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मुझे प्रीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि पुलिस अनुज से और भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन अनुज अपनी सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब उस व्यक्ति को लाकर अनुज के सामने खड़ा कर देती है जिसने इन तीनों को एक साथ देखा था। वो व्यक्ति भी जब अनुज के सामने आता है तो उसे देखने के बाद अनुज के पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल उसके बाद से अनुज अब मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब प्रीति अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल हमने उसकी हत्या कर दिया है। हत्या की जब बात कहता है, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है और फिर अनुज से इस हत्या की वजह पूछती है। इस पे अनुज पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब इस बारे में बउआ ठाकुर ही बता सकता है, दरअसल मैंने तो सिर्फ दोस्ती की वजह से उसका साथ दिया था। अनुज सिंह जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस अब अनुज के ही तहरीर पे 25 अगस्त 2018 को ही बउआ ठाकुर के भी घर पे जाती है और उसके घर पे छापा मारती है और फिर बउआ ठाकुर को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब बउआ ठाकुर को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और इस बात की जानकारी जब छात्र संघ के नेता और वकीलों को जब मालूम चलता है, सब के सब थाने पे पहुंच जाते हैं और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। इस पे एसएसपी साहब भी उन सबको समझाते हुए कहते हैं कि अगर बउआ ठाकुर ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो यकीन करिए हम उसे छोड़ देंगे, आप लोग घर जाइए। पुलिस जब इन तमाम लोगों को समझाने की कोशिश करती है, आखिरकार ये लोग भी पुलिस की बात मान जाते हैं और वापस चले जाते हैं। उसके बाद से पुलिस अब थाने के अंदर बउआ ठाकुर से प्रीति के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन बउआ ठाकुर भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब मुझे प्रीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस को जब पूरा यकीन हो जाता है कि बउआ ठाकुर अपनी सच्चाई कबूल करने वाला नहीं है, इसलिए पुलिस अब बउआ ठाकुर के सामने उसके दोस्त अनुज सिंह को लाती है। थाने के अंदर बउआ ठाकुर जब अपने सामने अपने दोस्त अनुज सिंह को देखता है तो देखने के बाद तुरंत ही समझ जाता है कि सारी सच्चाई ओपन हो चुकी है। उसके बाद से बउआ ठाकुर भी
अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन बउआ ठाकुर जब प्रीति की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद प्रीति के माता पिता भी चीख चीख करके रोने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2.5 साल पहले। दरअसल प्रीति जो कि अपने माता पिता की इकलौता संतान है। प्रीति के माता पिता जो ठेले पे अंडा बेचने का काम करते हैं और जो भी पैसा कमाते हैं उससे बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची की परवरिश करते हैं। हालांकि प्रीति जो भले ही गरीब परिवार से है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल प्रीति के ही पड़ोस में रहने वाला है उसका चचेरा भाई दिलीप गुप्ता। दरअसल दिलीप का जो अपने चाचा चाची से बिल्कुल नहीं बनता है और आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार भी होते रहता है। एक दिन दिलीप के घर में चोरी हो जाती है और वो जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता है और साथ ही साथ अपने चाचा चाची के ऊपर ही इल्ज़ाम भी लगा देता है। पुलिस जब इधर मंजू के घर में आती है, जब उसके घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार वो सामान भी मंजू के घर से ही बरामद हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस अब प्रीति के साथ साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर चली जाती है। हालांकि मंजू जब पुलिस के साथ थाने में जाती है, पुलिस वालों से गुहार लगाती है कि साहब मैंने दिलीप के घर में चोरी नहीं की है, बल्कि साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस मंजू की एक बात नहीं सुनती है और आखिरकार माँ और बेटी को जेल भेज देती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जब माँ और बेटी दोनों जेल से छूट करके आते हैं, उसके बाद से प्रीति भी अब बदला लेने के लिए दिलीप के साथ झगड़े तकरार कर लेती है और फिर इसी चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पैदल ही अपने घर से निकल जाती है। चूँकि उस दिन गाड़ियों का हड़ताल होता है, जब बस स्टैंड पर पहुँचती है उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर इधर बउआ ठाकुर भी अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाता है और जब बस स्टैंड पे प्रीति को देखता है वो समझ जाता है कि प्रीति किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही है। इसीलिए बउआ ठाकुर प्रीति से कहता है कि तुम्हें गाड़ी नहीं मिलने वाली है, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले सकती हो। उसके बाद से प्रीति भी बउआ ठाकुर की गाड़ी में बैठ जाती है और जब बउआ ठाकुर वहाँ से गाड़ी लेकर के रवाना करता है तो गाड़ी के अंदर ही प्रीति से बातचीत करने लगता है। प्रीति उसे सारी बात बताते हुए कहती है कि दरअसल मैं चकेरी थाने में जा रही हूँ अपने चचेरे भाई दिलीप के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए। जब रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहती है तब जाकर के बउआ ठाकुर भी प्रीति से कहता है कि मैं खुद भी एक वकील हूँ। वकील होने का जब परिचय देता है तो ये सुन करके प्रीति को भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद से खुद बउआ ठाकुर ही प्रीति को लेकर के चकेरी थाने में जाता है और दिलीप के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद से बउआ ठाकुर और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में बउआ ठाकुर प्रीति का मोबाइल नंबर ले लेता है। दरअसल बउआ ठाकुर जो पहली मुलाकात में प्रीति को पसंद कर लेता है और जब उसे प्रीति का मोबाइल नंबर मिल जाता है उसके बाद से अक्सर प्रीति के नंबर पर फ़ोन करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर बातचीत करते करते आखिरकार बउआ ठाकुर और प्रीति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि प्रीति का जब बउआ ठाकुर के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है उस वक्त प्रीति की उम्र भी मात्र 17 साल होती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं और आखिरकार एक दिन प्रीति बउआ ठाकुर को लेकर के अपने माता पिता से भी बता देती है। हालांकि प्रीति के जब माता पिता को मालूम चलता है अपनी बच्ची को भी समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि प्रीति के समझाने के बावजूद भी प्रीति उनकी बात नहीं मानने वाली है, क्योंकि प्रीति एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। दरअसल उसके बाद से अब बउआ ठाकुर प्रीति के साथ जहाँ तहाँ घूमता ही नहीं है, बल्कि उसके घर भी आने जाने लगता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन कुछ ही महीने के बाद अब प्रीति बउआ ठाकुर के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन बउआ ठाकुर उसे समझाते हुए कहता है कि शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, हमारे दिन बेहतर तरीके से तो गुजर ही रहे हैं। लेकिन प्रीति बउआ ठाकुर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और फिर उसके ऊपर दबाव डालने लगती है। दरअसल बउआ ठाकुर जो प्रीति से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बउआ ठाकुर जो ऑलरेडी शादीशुदा था और इस बात की जानकारी प्रीति को भी मालूम था। इधर प्रीति के चचेरे भाई दिलीप सिंह को जब मालूम चलता है कि प्रीति का बउआ ठाकुर के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है और बउआ ठाकुर उसकी काफ़ी हद तक मदद कर रहा है, दिलीप सिंह भी बउआ ठाकुर से दोस्ती कर लेता है
उसके बाद से दिलीप सिंह जब भी बउआ ठाकुर से मुलाकात करने के लिए जाता है तो बउआ ठाकुर भी अपने दोस्त अनुज को बुला लेता है और फिर तीनों एक साथ ही बैठ करके शराब पीते हैं और उसका सारा खर्चा दिलीप सिंह ही उठाता है। लेकिन प्रीति को जब मालूम चलता है कि बउआ ठाकुर ने उसके दुश्मन दिलीप से दोस्ती कर लिया है, प्रीति को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद से प्रीति अब बउआ ठाकुर से दूर होने लगती है। दरअसल उसके बाद से बउआ ठाकुर प्रीति के जब नंबर पर फ़ोन करता है वो फ़ोन भी नहीं उठाती है और जब मिलने के लिए बुलाता है उससे मिलने के लिए तैयार भी नहीं होती है। हालांकि बउआ ठाकुर को मालूम चलता है कि प्रीति उससे दूरी क्यों बना रही है, लेकिन बउआ ठाकुर उसके चचेरे भाई दिलीप को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि दिलीप बउआ ठाकुर और उसके दोस्त के ऊपर काफ़ी सारे पैसे लुटा रहा था। इधर जब अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है उसके बाद से प्रीति भी उससे दूरियां बना लेती है। दरअसल 19 जून 2016 को प्रीति जब बाबूपुरवा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी तभी रास्ते में बउआ ठाकुर मिल जाता है और फिर उसे ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। प्रीति जब नहीं बैठती है बउआ ठाकुर उसके साथ जो ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से प्रीति भी चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी चीख पुकार सुन करके जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं बउआ ठाकुर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस वजह से प्रीति इतना काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि उसी वक्त ही बाबूपुरवा थाने में जाती है और बउआ ठाकुर के साथ साथ अपने चचेरे भाई दिलीप के भी नाम पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा देती है, जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। हालांकि मुकदमा जब दर्ज करा देती है और इस बात की जानकारी जब बउआ ठाकुर को मालूम चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दरअसल उसके बाद से बउआ ठाकुर प्रीति से जाकर के मुलाकात करता है और कहता है कि तुम वो केस वापस ले लो, लेकिन प्रीति उस केस को वापस लेने के बजाय बउआ ठाकुर को ही धमकी देने लगती है। कहती है कि मैं केस अब तभी वापस लूँगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, और याद रखना कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो तुम्हारा मेरा जो रिश्ता चल रहा है मैं ये सारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। प्रीति जब इस तरह की धमकी देती है तो उसकी धमकी सुन करके बउआ ठाकुर भी एकदम से डर जाता है। दरअसल बउआ ठाकुर को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं प्रीति की वजह से उसका घर न बर्बाद हो जाए। दरअसल उसी वक्त ही बउआ ठाकुर जो प्रीति को अब सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद से जाकर अपने दोस्त अनुज सिंह से मुलाकात करता है और उससे मदद मांगता है। जब मदद की गुहार लगाता है उसके बाद से अनुज सिंह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से बउआ ठाकुर अब एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। दरअसल उसके बाद से बउआ ठाकुर एक रफा दफा का लेटर लिखता है और जाकर के प्रीति से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा। लेकिन प्रीति भी बउआ ठाकुर के सामने एक ही शर्त रखती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं इस केस को वापस नहीं लूँगी। जैसे जैसे समय गुजरता है आखिरकार 17 जून 2016 को इधर बाबूपुरवा की पुलिस प्रीति को लेकर के इसी उर्सला हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराने के लिए जाती है। इधर हॉस्पिटल में प्रीति जैसे ही जाती है इस बात की जानकारी बउआ ठाकुर को मालूम चल जाता है। उसके बाद से बउआ ठाकुर अपने दोस्त अनुज सिंह को अपनी गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल के बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगता है। और जब इधर प्रीति का मेडिकल चेकअप हो जाता है उसके बाद से प्रीति के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने पास बुलाता है। प्रीति जब बउआ ठाकुर के पास जाती है उसके बाद से बउआ ठाकुर भी प्रीति को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वहाँ से गाड़ी रवाना हो जाती है। दरअसल गाड़ी वो अनुज सिंह चलाता है और पिछली सीट पे बउआ ठाकुर और प्रीति बैठे होते हैं। गाड़ी के अंदर ही बउआ ठाकुर प्रीति को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति बउआ ठाकुर की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उसके बाद से प्रीति को कैसे भी समझा बुझा करके जो उसने रफा दफा का लेटर लिख रखा था उस पर साइन करवा लेता है और फिर गाड़ी के अंदर ही प्रीति को 10,000 रुपये देता है। लेकिन प्रीति जब बउआ ठाकुर के हाथ से जब वो 10,000 रुपये लेती है उसी वक्त ही बउआ ठाकुर उस पल का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। उसके बाद से रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास गाड़ी जैसे ही श्यामनगर हाईवे के पुल के नीचे पहुंचती है, गाड़ी के अंदर ही बाबूपुरवा प्रीति की गला दबाकर हत्या कर देता है। प्रीति की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को उसी गाड़ी में लेकर के यमुना नदी पे जाते हैं और फिर प्रीति की डेड बॉडी को
यमुना नदी में फेंक देते हैं। साथ ही साथ प्रीति का मोबाइल भी लेकर स्विच ऑफ कर देता है और उस मोबाइल को भी नदी में ही फेंक देता है। उसके बाद से बाबू पुरवा और उसका दोस्त अनुज दोनों ही वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन 27 जुलाई 2016 को प्रीति इधर देर रात तक भी जब अपने घर पे नहीं आती है, उसकी माँ पूरी रात इंतजार करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह ही इसी बाबू पुरवा थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने घर से निकलती है। तभी रास्ते में उसे बाबू पुरवा मिल जाता है और जब मंजू से पूछताछ करता है, मंजू जब प्रीति को लेकर सारी बात बताती है, उसके बाद से बाबू पुरवा अपने पास से उस लेटर को निकाल करके मंजू को दिखाते हुए कहता है कि दरअसल मंजू अपना केस वापस ले चुकी है और बदले में मुझसे 10,000 रुपया भी ली है। दरअसल बाबू पुरवा अपने मोबाइल से उस वीडियो को भी प्रीति की माँ को दिखाता है। साथ ही साथ कहता है कि प्रीति उस पैसे को लेकर के वैष्णो देवी घूमने के लिए गई है और 10 दिन में वापस आ जाएगी। मंजू भी जब उस मोबाइल में अपनी बेटी को पैसे लेते हुए देखती है, बउआ ठाकुर पर भरोसा कर लेती है और वापस अपने घर चली आती है। लेकिन जब 10 दिन का समय गुजर जाता है, इसके बाद भी प्रीति जब घर वापस नहीं आती है, आखिरकार 12 नवंबर 2016 को इसी बाबू पुरवा थाने में जाती है और फिर अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। हालांकि जब अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है, उसके बाद से बउआ ठाकुर भी अक्सर मंजू को लेकर के बाबू पुरवा थाने में जाता है और खुद पुलिस से गुहार लगाता है कि पुलिस प्रीति को जल्द से जल्द ढूंढे। लेकिन शायद पुलिस भी इस केस को ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं लेती है और बउआ ठाकुर के ऊपर भी पुलिस को कभी शक नहीं जाता है, जिसकी वजह से लगभग 2 सालों का समय गुजर जाता है। इन 2 सालों में बाबू पुरवा थाने के अंतर्गत कई सारे अधिकारी आते हैं और आकर चले भी जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रीति को कभी ढूंढने का कोशिश ही नहीं करता है। लेकिन 27 जुलाई 2018 को इसी चकेरी थाने में जब एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा लोगों की परेशानियों को सुन रहे थे, इस बात की जानकारी जब मंजू को मालूम चलता है, मंजू अपने पति के साथ एसएसपी साहब के पास जाती है और आखिरकार एसएसपी साहब से गुहार लगाती है। आखिरकार 2 सालों के बाद चकेरी थाना पुलिस को मालूम चलता है कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल बउआ ठाकुर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ यमुना नदी में भी जाती है। वहाँ पे जाकर के प्रीति की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश करती है, आसपास के थानों में भी पता करने की कोशिश करती है कि क्या 2 साल पहले किसी लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई थी जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। बउआ ठाकुर और उसके दोस्त अनुज जब अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है दिनेश मुर्मू। दिनेश मुर्मू जो जिला गोड्डा झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं तानाजी पवार। तानाजी पवार जो पुणे महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अनिल उपाध्याय। अनिल उपाध्याय जो वैसे बक्सर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं प्रमोद राजपूत। प्रमोद राजपूत जो मध्य प्रदेश के सरमौर राजगढ़ के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं महेश यादव। महेश यादव जो सैफई इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।